हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसके पहले इकाई का 10th चैप्टर जो कि है ठेस एक पूरक पठन, दैट इज रैपिड रीडिंग। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन और साथ ही साथ इसके जो कृति टाइप के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगी आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। बने रहिएगा एंड तक। और इसके जो स्वमत है वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। स्वमत सारे एक्सप्लेनेशन करूंगी क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि स्वमत खाली रीड नहीं करना है, लिखना नहीं है, उनको समझना है और आंसर्स लिखना है एग्जाम में। इसके लिए वो एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और आप अपने कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठेस, इसे लिखा है फणीश्वरनाथ जी रेणु ने। अब ये ठेस जो है चैप्टर का मेन मतलब क्या है, ठेस वर्ड जो है ये मतलब क्या है। ठेस लगना मतलब किसी के दिल को चोट लगना, मतलब किसी ने कोई बात को अपने दिल पे ले ली हो। ठीक है, तो ये जो है कौन लोग होते हैं जो किसी बात को अपने दिल पर ले लेते हैं? बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं जो किसी का मतलब कुछ सुनना नहीं चाहते। कोई उन्हें ताना मारे वो उन्हें पसंद नहीं है, कोई उनके खाने पीने पे रोक टोक करे वो उन्हें पसंद नहीं। मतलब स्वाभिमानी है, इज्जत से अपना काम करते हैं और इज्जत की कमाते हैं। अगर कोई बेइज्जत उन्हें करे तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसे अगर कोई हो जाए, कोई कारीगर को अगर कोई बेइज्जत करे तो वो उसके दिल को ठेस लग जाती है और वो इसका नतीजा ये भी होता है कि या तो उस इंसान से अपना रिश्ता तोड़ देगा या तो फिर वो अपना काम करना ही छोड़ देगा कि मुझे ये काम ही नहीं करना है। तो बहुत ही नाजुक ये जो चैप्टर है, बहुत ही नाजुक सेंटिमेंट्स से भरा हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये चैप्टर है, कारीगरी के ऊपर चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अब देखो, इसका मेन कैरेक्टर ये स्टोरी का है सिरचन। ठीक है, सिरचन अब जो है समय जो है खेती बाड़ी का अगर समय हो, खेती बाड़ी का समय मतलब जब खेत में काम करना हो, जैसे कि सीड सो करना हो या क्रॉप्स कट करना हो या वगैरह बहुत सारे काम होते हैं खेतों के। तो अभी जो फार्मर होता है वो अकेला तो सब कुछ काम नहीं कर सकता है, तो वो कैसे करता है, लोगों को डेली के मजदूरी पे काम पे रखता है, मजदूर लोग जिसे हम कहते हैं। तो खेती बाड़ी के समय जो है हर कोई मतलब हर किसी को बुला लेंगे लेकिन सिरचन को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि सिरचन जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसको कोई मतलब गिनते ही नहीं है, कोई गिनती में ही नहीं आता है। वो तो एकदम बेकार ही नहीं, एकदम बेगार भी है, यानी कि मुफ्त में भी कोई उसे नहीं रखना चाहेगा, इतना बेगार है वो। अब इस क्या है ऐसा सिरचन का कि जो लोग उसे खेती बाड़ी के काम के लिए भी नहीं बुलाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग जो दूसरे मजदूर लोग हैं वो आकर 1/3 ऑफ द काम, 1/3 काम यानी 1/3 ऑफ द काम कर लेंगे, तब जाके सिरचन महाराज उठेंगे आने के लिए। और वो कैसे एकदम धीरे धीरे पगडंडी यानी रास्ता, पाथ, फुटपाथ, वहां पर धीरे धीरे पैर रखते हुए, जैसे मानो तौल तौल के पैर रख रहा हो, बैलेंस करते हुए पैर रखता हुआ, अपना खुरपा लेकर, मतलब अपनी खुरपी एक टूल है, फार्मिंग टूल है जो कट करने के लिए काम आता है, तो क्रॉप्स को कट करने का काम आता है, तो वो लेकर डोलता हुआ, मतलब ऐसे मस्ती में अपने चलता हुआ वैसे नजर आता है। तो अगर मुफ्त में भी किसी को मजदूरी करानी हो ना तो भी वो सिरचन को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मजदूरी क्यों बुलाए जाते हैं मजदूरों को? काम करने के लिए। और यहाँ तो महाशय काम करने को ही तैयार नहीं है, या काम करते तो इतना धीरे करते हैं कि उतने में तो 4 लोग अपना काम और करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले पैराग्राफ यहाँ पे हो गया। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है,
शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। तो अब सिरचन जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे हैं कि आज उसे कोई पूछने को तैयार नहीं है, ठीक है, आज कोई नहीं चाहता कि वो उनके साथ आए काम करे। लेकिन एक समय ऐसे था कि जब उसके झोपड़े के बाहर बाबू लोग है ना, बड़े सेठ लोग, उन लोगों की कतार लगती थी उसके झोपड़े के बाहर में। क्यों? क्योंकि सिरचन एक कारीगर था। वो ऐसी कारीगरी करता था जैसे पूरे गांव में या वहां पे आसपास में दूर दूर तक कोई कारीगरी नहीं कर पाता था। अब वो क्या, कौन सा, किस चीज का कारीगर था? अब जो पहले के जमाने में चटाइयाँ होती थी, लकड़ी के, बांस के, घास के बनी हुई चीजें होती थी जो हम यूज करते हैं हमारे घरों में, किचन में। इवन ब्लाइंड फोल्ड्स, कर्टन जो बोलते हैं हम, जो हम आज कपड़े के लगाते हैं, कई जगहों पे आज भी जो है वो वुड के, जो बारीक स्ट्रॉ टाइप ग्रास होता है उसके बने हुए होते हैं। तो वो उनकी बहुत डिमांड है। आज भी अगर हम वो कलरफुल, अगर लकड़ी के बने हुए, देखो अगर हम चीज लेंगे हैंडीक्राफ्ट जगहों से तो काफी महंगे आते हैं, क्योंकि वो हाथ से बने हुए रहते हैं। दे आर नॉट मशीन मेड, हाथ से बने हुए रहते हैं और काफी समय लगता है उनको बनाने में। और कारीगर की कारीगरी मतलब उसमें एक नंबर, क्या बोले उसको। तो सिरचन ऐसा ही एक कारीगर था जो ये तीली, मतलब बांस की तीली से या इन चीजों से वो अपनी चीजें बनाता था। और उसके हाथ की कारीगरी में और दूसरों की कारीगरी में बहुत अंतर था। तो लोग उसके हाथ से बनाई हुई चीजों को ज्यादा प्रीफर करते थे। इवन दूर दूर तक रिश्तेदारों को भी पता है कि सिरचन क्या काम करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर लोगों को कहते हैं चिट्ठी लिखकर कि हमें सिरचन से ये चीज बनवा कर भेज दीजिए, सिरचन से वो चीज बनवा कर भेज दीजिए। तो ऐसे जो बाबू लोग आते थे वो उनके घर के सामने, मतलब सिरचन के घर के सामने लाइन लगाते थे और उसकी खुशामद करते थे। खुशामद करते थे यानी तारीफ करते थे, ताकि वो उसकी तारीफ में आकर खुश हो जाए और उनका काम कर दे, ठीक है, मतलब ऐसी खुशामद करते थे। और कहते थे कि क्या सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में सारी कारीगरी है, तो एक दिन थोड़ा समय निकाल कर आ जाओ घर पे, क्योंकि बड़े भैया की चिट्ठी आई है। मतलब बड़े भाई ने चिट्ठी लिखकर भेजी है कि सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। अभी चिक क्या है? पर्दा, मतलब जो एक बारीक बांस का बना हुआ वुडन कर्टन, पर्दा जो धूप से हमें बचाता है, ठीक है। ये आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो ये राइटर जो है ये कह रहे हैं, मतलब फणीश्वर नाथ जी रेणु, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि इनके गांव में एक कारीगर सिरचन नाम का ये था, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो ये फणीश्वर जी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे कभी कभी जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी तो पहले मैं उनसे यह सवाल करता था कि आज भोग क्या क्या लगेगा। अभी सिरचन जो है उसको लोग क्या क्या नाम से कहते थे? मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर। मुफ्तखोर यानी कि फ्री में आ जाता है बैठने खाने के लिए, कामचोर यानी काम धाम कुछ करना नहीं है, चटोर यानी कि जिसे तरह तरह की चीजें पकवान बनाकर खिला दो, खाने को तैयार बैठा रहता है, इसीलिए चटोर कहते हैं। तो इसीलिए ये जो फणीश्वर नाथ जी कहते हैं भोग क्या क्या लगेगा, कि यानी आज खाने में क्या क्या बनेगा, तो सिरचन को बुलाने के लिए एक ये लालच काफी है कि अब आपको बढ़िया खाना खिला देंगे। तो माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा, भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो माँ भी ऐसे ही ना हंसकर कह देती, अरे जा जा। अब माँ भी पता है कि सिरचन को बुलाना है तो कुछ अच्छा पकवान बनाना है, लेकिन अभी लेखक को तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि नहीं नहीं जा जा, मेरे काम में कभी सिरचन मुझे ना भोग के बारे में नहीं पूछता। पड़ोस गांव की पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। अब माँ तो कह रही है कि मेरे काम में सिरचन कभी खाने के बारे में नहीं बोलता, लेकिन अब जो लेखक है यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सिरचन कैसे नहीं बोलता है खाने के बारे में, बिल्कुल बोलता है। वो कहता है, मतलब लेखक कहते हैं कि एक बार सिरचन ने पड़ोस के किसी गांव में कोई पंचानंद चौधरी रहते हैं, तो उनके छोटे लड़के के को एक बार लेखक के सामने ही सिरचन ने बेपानी कर दिया था। बेपानी कर दिया था अर्थात उसकी इंसल्ट कर दी थी। कैसे कहते, क्या कहा था सिरचन ने? तुम्हारी भाभी नाखून से खांटकर तरकारी परोसती है। अब नाखून से खांटकर, नाखून कितना होता है? छोटा सा। अब नाखून से खांटकर मतलब इतना सा, थोड़ा सा ही खाना परोसती है, तरकारी यानी सब्जी। कि वो कहते हैं कि तुम्हारी भाभी जो है बहुत
थोड़ी सी सब्जी परोसती है। और कढ़ी तो इमली का रस डालकर बनाती है। भैया कहाँ से सीख ली उन्होंने इमली का रस डालकर कढ़ी बनाना? हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। मतलब हम लोग के पास, हम मामूली लोग हैं, हमारे पास दही तो होती नहीं है। दही ज़्यादा, दूध मक्खन वगैरह कहाँ होता है, महंगे हैं ये सब चीज़ें। तो इमली की कढ़ी तो हम बनाते हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीख ली? तो इनका कहने का मतलब है, सिरचन का कहने का मतलब है कि तुम्हारे घर में इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि खाने पीने की वहाँ पर कमी रहती है या ढंग से खाना मुझे परोसा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है कि क्या क्या भोग लगेगा, यानी सिरचन को बुलाना है तो खाना अच्छा चाहिए। समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में। चलिए, इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। इसलिए जब भी मुझे सिरचन को बुलाने कहती ना माँ, तो मैं माँ से पूछ लेता कि क्या बनने वाला है। चलो, सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, हुलस कर मतलब खुश होकर, ठीक है। आओ सिरचन मतलब खुशी से, हंसी मुस्कान भरी चेहरे से बोलते हैं, हाँ हाँ आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। नैनू मथ रही थी यानी मलाई, मलाई जब मथते हैं तो घी निकालते हैं ना मलाई से, तो वो तो नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। घी की खकोरन के साथ यानी घी की छौंकन के साथ जो चूड़ा, अभी चिवड़ा दो तरीके का होता है, एक तो सूखी रोटी से बना हुआ होता है और एक तो कुरमुरे का होता है। तो यहाँ पर ये जो चिवड़े की बात कर रही है वो सूखी रोटी का बना हुआ, मतलब रात की जब सूखी रोटियां बच जाती है तो उसको हम घी में चूरा करके तड़का लगा देते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें घी की खकोरन के साथ चूड़ा, यानी कि घी की छौंक वाला चूड़ा जो है बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, मतलब पहले तो सिरचन से उसके खाने के बारे में बात कर लो, ठीक है, और फिर बाद में काम की बात आ गई कि आज तो बड़ी बेटी के ससुराल ने संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मतलब बड़ी बेटी ने ससुराल से संदेशा भेजा है कि उसकी ननंद, मतलब लेखक के माँ की बेटी की ननंद की वो रूठी हुई है और उनको मनाने के लिए क्या भेजना है उनको? मोती की शीतल पार्टी। मोती की शीतल पार्टी, अभी मोती जो है एक प्रकार का घास होता है, शीतल पार्टी है ना चटाई जो नीचे जमीन पर बिछाते हैं बैठने के लिए, जो उस घास से बनी हुई चटाई जो कि बहुत ही ठंडक रहती है, ठंडी रहती है और अच्छी रहती है। तो अभी सिरचन से वो चटाई बनवानी है, ठीक है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई जीभ यानी कि अब घी की खकोरन वाला चिवड़ा बोल दिया ना तो मुंह में पानी आ गया। सिरचन तो चटोरा है, उसे तो खाना पीना बहुत पसंद है, आप अच्छा पकवान खिला दो वो आपके लिए जो चाहे काम वो कर देगा। तो सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, जैसे मुंह में तो पानी टपक रहा है लेकिन हंस रहा है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो सिरचन भी बड़ा एकदम तेज है बोलने में। क्या कहता है कि घी की सौंधी सुगंध मतलब घी की मीठी सी खुशबू सूंघ कर ही तो मैं यहाँ आ रहा हूँ काकी, नहीं तो शादी ब्याह का समय है, मतलब मैं बहुत बिजी चलता हूँ, कहाँ आने को फुर्सत है, लेकिन घी की खुशबू आ गई ना इसलिए आ गया। यानी देखो उसको कुछ खाने को अच्छा मिल रहा है सिरचन को, इसलिए वो वहां चला गया। और अगर खाने को अच्छा नहीं मिलेगा तो उसके पास बहाने बहुत है नहीं जाने के। उसमें से एक बहाना तो अभी उसने बता दिया कि शादी का मौसम चल रहा है, बड़ा ही व्यस्त है उसका जो शेड्यूल है वो। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। अब लेखक जो है सिरचन के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है जाति का कारीगर है। कारीगर मतलब जो आर्टिस्ट बोलते हैं, कारीगरी जो करते हैं एकदम बारीक कारीगरी करते हैं, तो वो जाति का कारीगर है, मतलब वो आर्टिस्टिक है, कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग देखा है। अब जब ये लेखक बच्चे थे, छोटे थे, तो उनको ज्यादा कामकाज तो होता नहीं था घर के बाहर का, तो बेसिकली घर में ही रहते थे। तो कहते हैं कि जब भी सिरचन आता था घंटों घंटों पूरा पूरा दिन जब बैठ के काम करता था, तो मैंने भी देखा है उनको काम करते हुए सिरचन को, कि कितनी तल्लीनता से, कितना मग्न होकर वो अपना काम करते थे, ठीक है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या क्या काम करता था वो, कि एक एक मोती और पटेर,
अब मोथी यानी घास मैंने आपको बोला है, पटेर भी एक प्रकार का घास ही है। तो एक एक मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्छी बनाता। कुच्छी बनाता यानी उनको बांधता, ठीक है। और फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। और फिर उन कुच्चियों को बांधकर वो रंगता था। अभी जैसे एक गुच्छे बना लिए, बहुत सारे गुच्छे बना लिए, कुछ गुच्छों को एक कलर दे दिया, कुछ गुच्छों को अलग कलर दे दिया। तो ये पहले तो गुच्छे बना लो और फिर उन सभी गुच्छियों को कलर कर दो, रंग दो, तो तभी तो डिजाइन कलरफुल वगैरह बनेगा ना। अब सिरचन के बारे में कहते हैं कि काम करते समय तो वो बहुत ही तन्मयता से काम करता है, लेकिन अगर जब वो अपने मन लगाकर काम कर रहा है, उस वक्त अगर उसके काम में बाधा पड़ गई, यानी कि किसी ने या तो उसके खाने में कमी कर दी या उसे कुछ दो टूक शब्द कह दिए जो उसको बुरा लग जाए, तो फिर तो वो एकदम गेहून सांप की तरह फुफकार उठता है। गेहून सांप यानी ब्राउन स्नेक, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ब्राउन स्नेक की तरह वो फुफकार उठता है। फुफकार यानी तिलमिला उठता है, गुस्सा हो जाता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम और फिर कहता है कि चलो करवा लो दूसरे से काम, मैं तो नहीं करता। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं है। मुंहजोर है यानी कि वो इज्जत का भूखा है, कामचोरी नहीं करता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। अब सिरचन कौन था? बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, यानी कि पेट भर के खाना दे दो, उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसों का लालच नहीं है, पेट भर के खाना दे दो, बस वो अपना काम कर देगा। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चाहे उसे दूध में कोई मिठाई ना मिले चलेगा, लेकिन अगर बात में कोई झाला मिल गया, यानी किसी ने कोई टेढ़ी बात कर दी, कोई तीखी बात कर दी जो उसके मन को चुभ जाए, तो वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि सोचो वो कितना स्वाभिमानी है सिरचन। वो काम कर रहा है, उसके काम के बदले में वो किसी से पैसे नहीं लेकर खाना खा रहा है उनके घर पे, तो खाना भी उसे अच्छा खाना चाहिए। ऐसा ही बचा खुचा या कम घी वाला या बिना घी वाला वो सब खाना उसे नहीं चाहिए, या कम तीखा, वो सब नहीं चाहिए। अच्छा खाना चाहिए जो हम एक प्लेट में खाते हैं। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। अब सिरचन को लोग चटोर क्या होता है कि जो खाने पीने का शौकीन होता है। कोई खाने की चीज आई नहीं सामने की, बस उसे खाना है, मुंह में पानी आ जाता है। तो सिरचन को जो लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, तली बघारी हुई तरकारी मतलब अच्छे से तेल में या घी में फ्राई की हुई, मस्त तड़का दिया हुआ। दही की कढ़ी, और कढ़ी भी दही की चाहिए उन्हें। कढ़ी यानी वो जो कढ़ी दही की, बेसन की बनती है, छाछ बेसन की, तो उसको दही की कढ़ी चाहिए, मलाई वाला दूध चाहिए। इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। अगर आप इन सब चीजों की प्रबंध कर लोगे ना, किन किन चीजों की? तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी या मलाई वाला दूध, इन सब चीजों की अगर आपने इंतजाम कर लिया तो वो आपके लिए आकर काम कर देगा। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा मतलब वो बिना किसी आनाकानी के आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर काम करेगा तो ये सब खाने को मिलेगा, और खाने के लिए तो वो कुछ भी कर लेगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अब खाने पीने में चिकनाई खत्म हुई यानी कि अगर उनको बिना घी की बघारी हुई सब्जी दी है, बिना दही की कढ़ी दी है, बिना मलाई वाला दूध दिया है, तो जो चिकनाई अगर है खाने पीने में वो नहीं है, तो वो उसके काम की चिकनाई भी सारी खत्म हो जाती है। फिर वो काम अधूरा रखकर ही उठ खड़ा होगा। यानी कि खाना अगर आपने बिना उनके पसंद का दिया तो खाना वो तो खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं, लेकिन वो काम तो बीच में ही उठकर छोड़ देगा और खड़ा हो जाएगा और कहेगा आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। अध कपाली दर्द से यानी कि आधा माथा जो है मेरा दुख रहा है, दर्द से टनटना रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। यानी अब सिर्फ थोड़ा सा ही काम बच गया है तो किसी और दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन मानो कभी नहीं, लेकिन किसी दिन का मतलब है यानी कि कभी नहीं। अब चलिए, मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। अब ये सिरचन क्या क्या बनाता है उसके बारे में ये लिस्ट है पूरी, तो आप ये सब चीजें समझ लो। तो सबसे पहला मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पट्टी, कलरफुल चटाई। मोती घास और पटेर मैंने आपको पहले ही बोला है घास, ठीक है, एक प्रकार की घास है। बांस की तीलियां मतलब बांस यानी वुड,
जो घास स्ट्रॉ बोलते हैं हम, तो बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, चिक मतलब पर्दे, कर्टन्स, जो लकड़ी के घास स्ट्रॉ के बने हुए रहते हैं, जो धूप से बचाने के लिए अक्सर होते हैं, और ये काफ़ी फैशनेबल भी है, काफ़ी घरों में यूज़ होते हैं। सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चीनी रखने के मूंज। अब ये मोढ़े और मूंज, ये सब जो है एक टाइप के कंटेनर्स है जो सामान रखने के लिए काम आते हैं, चाहे टोकरी टाइप में आप समझ लो, ठीक है। और इनके अलग अलग शेप्स एंड साइजेस टोकरी टाइप में। तो और बड़ी बड़ी रस्सी के जाले, जाले मतलब ये जो बहुत सारे बड़े बड़े हलवाई होते हैं तो वो ऊपर से सीलिंग से लटका कर रखते हैं ना जाले, जिसके अंदर सामान रखते हैं ताकि नीचे चूहे वगैरह का इनका कोई बचाव हो सके, ठीक है। और ऐसे छतरी टोपी, ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, ताल मतलब तालाब पे जो बड़े बड़े पत्ते ग्रो होते हैं, वो जो पत्ते सुखाते हैं और फिर उसके बाद में उनकी छतरी टोपी बनाते हैं। छतरी टोपी, ये बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो प्रसाद देते हैं वो टोपियों में, टोकरियों में देते हैं। छतरी टोपी मतलब पत्तों से बनी हुई टोकरियाँ, इवन पत्तों से बनी हुई प्लेट्स भी होती है। तो उन सब से ये सब जो काम बनाते हैं, ये जो सिरचन जो काम बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनके अलावा ये कारीगरी और किसी के पास नहीं मिलती, और कोई भी गांव में दूसरा नहीं बनाता, उसे जानते नहीं है कैसे बनाते हैं। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझा जाने लगा है। लेकिन अब ये दूसरी बात हो गई कि अब आजकल ये काम जो है ज़्यादा लोग करवाते नहीं है, क्योंकि इस टाइप के काम को लोग बेकाम समझने लग गए हैं। बेकाम समझने लग गए हैं इन द सेंस, आजकल इन सब के रिप्लेसमेंट ना काफ़ी चीज़ें, जैसे प्लास्टिक आ गया है, प्लास्टिक से चीज़ें बनाते हैं, स्टील के ले लेते हैं, या फैशनेबल दूसरी काफ़ी चीज़ें मिलती है, या नई नई आविष्कार होते हैं मार्केट में, तो नई चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों को आजकल लोग इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये काम भी उन लोगों को इतना बेकार का लगता है लोगों को कि आजकल इसके बदले में कि ये काम कराना है तो इसके बदले में उनको किसी तरह का कोई अनाज या पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं है। पेट भर खिला दो, मतलब ये काम के लिए आप क्या कर दो, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। अगर काम पूरा हो जाए तो एक आधा पुराना कपड़ा देकर उनको विदा कर दो, मतलब भेज दो। कोई ज़रूरत नहीं है उनको पैसे देने की या अनाज देने की। खाना खिला दो और एक आधा कोई पुराना कपड़ा दे दो, काम पुराना होने के बाद में वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो सिरचन जो है वह कुछ भी नहीं बोलेगा, चुपचाप जो भी उसे दिया जाएगा वो ले लेगा और वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है। अब वो कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है, जो सिरचन को जानते हैं लोग, जो सिरचन को बुलाते हैं, उन सभी को पता है कि सिरचन बोलने में भी कारगर है, मतलब वो कारीगरी जितनी अच्छी करता है उतना ही अच्छा बोलता भी है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। अब वो एक किस्सा और सुना रहे लेखक कि एक बार महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, मतलब महाजन जो परिवार वाले हैं उनमें से एक भज्जू महाजन है, उनकी बेटी ने सिरजन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। सिरजन ने कुछ बोला होगा, सिरजन की बात सुनकर वो गुस्सा हो गई। ठहरो, बोलती है, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो कहती है ठहरो, मैं अभी माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात तुम्हारी। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही करा सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो सिरचन भी बड़ा तेज है, मुंहफट है, क्या बोलता है, हाँ हाँ, इतनी बड़ी बात जो बोल रही हो कि तुम माँ को बताओगी, बात तो बड़ी ही है बिटिया, बस बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, मतलब तो आप लोग तो बड़े लोग हो, बड़े लोगों की तो बातें ही बड़ी होती है और कुछ नहीं होता है। उनका कहने का मतलब क्या है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम, मतलब 2-3 पटेर की पार्टियों का काम मुझे तुमने दिया है, और खाने में सिर्फ खेसारी का सत्तू। खेसारी मतलब एक प्रकार की दाल, जैसे बेसन वगैरह समझ लो आप, दाल का सत्तू, ठीक है, उसका बना हुआ कुछ सामान खिलाकर कोई करवाए भला? मतलब आप मुझसे 2-4 पटेर का काम करवा रहे हो और उसमें मुझे सिर्फ खिलाने के लिए आपने ये खेसारी का सत्तू खिला रहे हो? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। बबूनी मतलब बिटिया, ये तो तुम्हारी माँ ही कर सकती है, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो मतलब कोई अगर उसे धमकी भी दे रहा है ना कि रुको मैं माँ को जाके बोलती हूँ, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी माँ ही कर सकती है, मुझे इतने सारे काम के बदले में ये इतना खेसारी का सत्तू खिलाना, ठीक है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी।
अब लेखक कह रहे हैं कि चलो वो भी किस्सा हो गया खत्म। अब वो कहते हैं कि इस बार मेरी छोटी बहन सबसे पहली बार ससुराल जा रही थी। पहली बार वो ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखाकर चेतावनी दे दी थी। मानू के दूल्हे ने, मतलब उनकी छोटी बहन का नाम उन्हें मानू कहते हैं, ठीक है। तो मानू के दूल्हे ने, मतलब मानू के हस्बैंड ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। बड़ी भाभी लेखक के बड़े भैया की वाइफ, उनको पहले ही चेतावनी दे दी है। अब ये चेतावनी का वर्ड देखो, चेतावनी दे दी है, इत्तला कर दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, मैसेज भिजवाया, वो कुछ नहीं, चेतावनी दे दी है, ठीक है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो ... तो मानू के दूल्हे ने क्या भेज दिया चेतावनी कि अगर मानू के साथ आप मिठाई ना भेजो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ 3 जोड़ी फैशनेबल चिक यानी कि 3 पेयर्स ऑफ कर्टन फैशनेबल, और पटेर की 2 शीतल पाटियां और पटेर की 2 चटाइयां, उसके बिना अगर मानू आएगी तो कहने का तात्पर्य है तो हम उसे वापस भेज देंगे। मतलब ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। अरे जबरदस्ती है। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस। तो भाभी ने हंसकर कहा कि ठीक है, बेरंग वापस, ये अर्थात यहाँ पे 2 मीनिंग ले सकते हैं। बेरंग वापस, एक तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियां, यानी कि फैशनेबल नहीं तो इनको वापस से कर देंगे आप। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। इसीलिए माँ ने 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था, मैं काम पर लगवा दिया था। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, नई धोती दूंगी यानी नया कपड़ा जो है पहनने के लिए, ठीक है, नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, और असली मोहर छाप वाली दूंगी धोती। मोहर छाप वाली एक ब्रांड है, ठीक है। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो बिल्कुल मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मतलब वो चाहते हैं कि ससुराल में उनकी बेटी का ठाठ बना रहे कि अरे इसके पीहर से तो इतने अच्छे चीजें आई हैं। तो पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। तो सिरचन तो अपने काम में लग गया। पान जैसी पतली छुरी से, पतली छुरी, पान जैसी मतलब एकदम बारीक, ठीक है, उतनी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ। बांस की तीलियां और कमानियों को, बांस की तीलियां यानी कि वो स्ट्रॉ, ठीक है, और कमानियां भी मतलब घास, इनको चिकनाता हुआ यानी इनको पहले पॉलिश करना पड़ता है। तो सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। रंगीन सुतलियों में, रंगीन सुतलियां, सुतलियां यानी धागे, ठीक है, तो उनमें झब्बे डालकर मतलब धागों का जो पूरा बंडल जो है, और वह बंडल में उसने क्या किया, एक एक धागा निकाला और ये जो बाम्बू स्टिक्स है उनको उसने एक में एक ऐसे बुनना चालू किया, क्योंकि एक से एक उसको सीना पड़ेगा ना, तब जाके वो एक सीधा प्लेन चीज बनेगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही होगी। 1.5 हाथ, ये एक मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया है, 1.5 हाथ की चिक, मतलब 1.5 हाथ का बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार तो एकदम ही फैशनेबल चीज, बहुत ही नई डिजाइन वाली चीज बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली। अब मंजली भाभी यानी एक तो बड़ी भाभी है, एक दूसरे नंबर की, ठीक है, और एक छोटी होगी, तो 3 भाभियां होगी। तो मंजली बीच वाली भाभी ने, तो बीच वाली भाभी ने जब ये काम देखी, बिनाई देखी चिक की, तो वो समझ गई और उसने कह दिया कि पर्दे के आड़ में बोली। पर्दे के आड़ में यानी घूंघट में, या समझो पर्दे के पीछे देखी। पहले लेडीज लोग ऐसे सामने नहीं आती थी ओपनली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चिक बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो कहते हैं कि पहले से अगर पता चलता कि अगर मोहर की छाप वाली धोती देने पर ही ऐसी बढ़िया चीज मिल रही है तो मैं अपने भी भैया को खबर भेज देती, वो भी आपको मोहर छाप वाली धोती भिजवा देते हैं। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब सिरचन भले ही काम में व्यस्त था, लेकिन उसके कानों में बात तो पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। तो बहुरिया कहते हैं, मतलब बहुओं को बहुरिया कहते थे। तो वो क्या कहते हैं कि अगर तुम मोहर छाप वाली धोती के साथ में अगर मुझे रेशमी कुर्ता भी देती ना, तो भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया।
मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, मतलब मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। एक तो मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और प्लस उनका दूल्हा जो है अफसर आदमी है, तो उसकी ठाट तो बनी रहनी चाहिए ना। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। अब जो मंजली भाभी है जिनकी बात पर सिरचन ने ऐसे जवाब दिया तिरछा, तो वो उनका मुंह तो छोटा सा हो गया, उनको नाराज हो गई वो। तो मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, तो ये कहते हैं कि मेरी जो चाची है मतलब उनके मम्मी की छोटी देवरानी, उसने फुसफुसाकर कहा, फुसफुसाकर यानी धीरे से उसके कान में कहा कि मोहर छाप वाली धोती नहीं बहू, मूंगिया लड्डू। यानी कि ये मोहर छाप वाली धोती के लिए काम नहीं कर रहा है, मूंगिया लड्डू। मूंगिया लड्डू यानी मूंग के दाल के बने हुए लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, अब बेटी जो विदा होने वाली है तो रोज मिठाई खाने को मिलेगी ना, इसलिए वो यहाँ आ रहा है। मोहर छाप वाली धोती के लिए नहीं आता है। देखती है ना, देख रही है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति के 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सत भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। अभी दूसरे दिन जब सिरचन काम पे लगा तो चिक की पहली पाती मतलब एक पहला लेयर जो है, फर्स्ट लाइन जो है तैयार हो गई थी। अब जो फर्स्ट लाइन जो फैशनेबल जो बनी थी उसमें 7 चारे भी जगमगा उठे थे और 7 रंग थे, 7 तारे, 7 रंग और सत भैया तारा। जैसे मानो सप्त तारा होता है ना, आसमान में एक कॉन्स्टलेशन है सप्त तारा, तो जैसे मानो वैसा उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वो बना दिया था। अब सिरचन तो अपने काम में मगन था, खाने पीने की सुध भी उन्हें नहीं थी। और वो चिक में सुतली के फंदे, सुतली यानी कि रस्सी, धागे के फंदे जो डाल रहे थे, लेकिन उनकी है ना वो ये काम करते करते अपने पास में नजर पड़ी नाश्ते पर। तो नाश्ते में क्या रखा हुआ था वहां पे? थोड़ा सा चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। चिवरा रखा हुआ था और गुड़ का ढेला रखा हुआ था। तो मैंने लक्ष्य किया, मतलब लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि जैसे ही सिरचन ने उस नाश्ते को देखा, उसका नाक जो है उस पर 2 रेखाएं उभर गई, यानी नाक उन्होंने चढ़ा दिया कि छी ये का नाश्ता है। तो जब मैंने ये देखा तो मैं दौड़कर माँ के पास में गया कि माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? आज सिरचन को नाश्ता किसने दिया? सिर्फ चिवरा और गुड़। उनको सिर्फ चिवरा और गुड़ ही दिया। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो माँ जो है रसोई घर में तो अपने पकवान बनाने में बिजी थी। तो एकदम से माँ बोल पड़ी मजली भाभी को कि अरे तूने सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दिया? बूंदिया ने बूंदी जो मीठे बूंदी होते हैं, बूंदी के लड्डू वगैरह, तो बूंदिया क्यों नहीं दिया? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन के मुंह ने चिवरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। अब वो बोलते हैं कि अब सिरचन ने तो सुन लिया। सिरचन कहता है कि बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, और सिरचन ने चिवरा तो खा लिया। अब चिवरा मुंह में भरा हुआ था, खा रहा था, गुड़ की ढेली उसने एक तरफ प्लेट में रख दी। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। अब भौहें तन गई मतलब जैसे मानो उनको गुस्सा आया, ओ इतना बड़ा ये नहीं खाता। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। तो उसने क्या किया, मुट्ठी भर बूंदी जो लिया और उसके प्लेट में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, सिरचन ने पानी पिया और कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? मतलब उसने एकदम सरकाज़म में कहा कि आपके मैके से अगर कोई मिठाई आती तो क्या इसी तरह खुले हाथ से बांटती? क्या खुले हाथ से बांटती? उसका मतलब ऑपोजिट है, क्योंकि मछली भाभी ने तो सिर्फ मुट्ठी भर ही दिया था ना बूंदिया। मुट्ठी भर यानी कितना थोड़ा सा आता है एक मुट्ठी में, तो इतना सा ही दिया है। यानी कि आपके मैके से भी आए तो इसी तरह से हाथ खोलकर, यानी कहना चाह रहा है कि इसी तरह कंजूसी से बांटती हो मिठाई, मैके से मिठाई आती है तो बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अभी सिरचन ने इतना बोला कि मंजली भाभी जो है अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, तब चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? तो चाची ने तो माँ से कह दिया कि देखो आप उसके मुंह लगे हो, इसके लिए तो वो इतनी बातें कर रहा है। मुंह लगना यानी कि एकदम फ्रीली बात करना, किसी को आज़ादी दे देना आपसे बात करने की। तो देखो कितना सिर चढ़कर बोलता है, किसी के पीहर या ससुराल की बात क्यों करना? ठीक है, तो मंजली ये भी गलत ही है, पीहर ससुराल के बारे में क्यों कहना किसी को, वो ठेस लग जाती है ना, चोट लग जाती है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है,
अब माँ की तो एकदम ही फेवरेट बहू है मछली भाभी। माँ तमक कर बाहर आई, तमक कर यानी गुस्से में, सिरचंद तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। तो सिरचंद से कहने लगी तुम काम करने आए हो तो काम करो, बहुओं से बात कुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुओं से बतियाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब उनको कुछ बोलना करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कह दो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। अभी सिरचंद को भी गुस्सा आ रहा था, उसका भी मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो सिरचंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। अब वो वहां पे बांस में जो चिक पड़ी थी वहां पे अधूरे जो थे काम वो उसमें वहां पे फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। अब मानू जो है उसने पान सजाया और बाहर बैठक खाने में भेज रही थी, मतलब बैठक खाने में जो बाहर की बैठक होती है हॉल के अलावा, जहाँ पे सभी लोग आते हैं बैठते हैं, घर के पुरुष व्यक्ति बेसिकली बैठते हैं, तो वहां पर वो पान लेकर जा रही थी सजाकर। तो चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली। तो उसने सिरचन को चुपके से पान का बीड़ा दे दिया और देखकर इधर उधर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। तो मानू ने क्या कहा कि सिरचन दादा, मतलब चुपके से पान पकड़ा रही है मानू को, सिरचन को मानू, और कहती है कि सिरचन दादा आप है ना 5 तरह के लोग होते हैं, 5 तरह की बातें करते हैं, आप किसी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। सिरचन ने तो खुशी खुशी पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। अब उस वक्त चाची जो है अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अब सिरचन को पान खाते देखा तो उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए कहा, देख कर कहा। अब सिरचन ने देखा कि चाची उसे घूर रही है, तो सिरचन ने चाची को कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का कौवा जर्दा खिला देना, बहुत दिन हुए। कि छोटी चाची अपनी डिबिया से थोड़ा सा जर्दा खिला दो, पान खाया है तो जर्दा भी खाने की आदत होगी उनको, तो बोलती जर्दा खिला दो आपकी छोटी सी डिबिया से। पहले की औरतें भी खाती थी जर्दा तंबाकू, तो एक स्टील की डब्बियां होती थी उनके पास में, हमेशा छोटी सी रखते थे, जब भी खाने का मन हुआ उसमें से खाते थे। तो सिरचन कहने लगा कि गमकुआ जर्दा खिला दो, बहुत दिन हुए। कहने लगा कि वो डॉट 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 खत्म, यानी कि बात खत्म ही नहीं हुई कि चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। चाची को तो वैसे भी गुस्सा आता था सिरचन पे, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। अब गुस्सा कैसे उतारे, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन किस बात पे गुस्सा उतारे, तो ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। झंझनाती हुई एकदम गुस्से में बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, मतलब ये इतनी कैसी जीभ है तुम्हारी जो मांग रही है हर बार, घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो, मतलब घर में पान और जर्दा घर के अंदर। चटोर कहीं के मतलब चटोरी बोलते ना, खाने पीने के लालची। मेरा कलेजा धड़क उठा, मेरा कलेजा यानी लेखक कह रहे हैं, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश, यानी कि ऐसा कह दिया तो अब सिरचन थोड़ी ना काम करेगा। ठीक है, बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। अब सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, यानी सुतलियां जो है उलझ गई। अब पहले तो सुलझाए थे ना काम करने के लिए, अब उलझ गई, अब उसमें उलझन पड़ गई। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। मतलब कुछ देर तो बेचारे सिरचन के मुंह में पान घूमता रहा, लेकिन फिर बाद में वो उठा और पीछे की तरफ जाकर उसने जो पान से जो पीक निकलती है वो पान थूक दिया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, मतलब जो भी सामान वो लेकर आया था अपने साथ में ये सब काम करने के लिए, जैसे कि छुरी हंसिया वगैरह ये सब उसने समेट कर अपने झोले में रख दिए। टंगी हुई अधूरी चीक पर एक निगाह डाली, और एक जो चीक उसने बना रखी थी वो अधूरी थी ना, उस पर एक निगाह डाली, एक नजर देखी और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। और हनहनाता हुआ यानी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। तो मानू तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन चुपचाप उस अधूरी पड़ी चिक को देखती रह गई, और जो 7 तारे उसमें पहले जगमगा रहे थे वो सारे के सारे जैसे मानो फीके पड़ गए। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेकर वह कुछ सोच रहा था। तो जब मैं सिरचन को मनाने गया तो मैंने क्या देखा कि एक फटी हुई चटाई पर वह लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। तो जैसे ही मैं गया, क्योंकि उस सिरचन को समझ गया कि मैं गया हूँ, तो वो समझ गया कि मैं उसे मनाने ही गया हूँ। तो सिरचन ने कह दिया कि बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं, मतलब अब मैं अपने कान पकड़ता हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं।
मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, मतलब मुझे मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं करूंगा ही क्या, कौन पहनेगा उस धोती को, पहनेगा कौन। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई, मतलब मेरी पत्नी तो मरी लेकिन अपने बच्चों को भी लेकर मर गई। हाँ बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा भोगता, मतलब वो कहते हैं कि अगर मेरी घरवाली जिंदा होती तो क्या मेरी ऐसी दुर्दशा होती। ठीक है, यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, जिस शीतल पाटी पे मैं सोया हूँ यह उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा, तो मतलब मैं कसम खाता हूँ इस शीतल पाटी को, मेरे पत्नी द्वारा बनाई गई शीतल पाटी पर को छूकर कसम खाता हूँ कि अब यह काम और नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या, पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारी हवेली पर मेरी कदर होती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं। मैं चुपचाप वापस लौट गया। तो लेखक समझ गए, मानने वाले तो है नहीं, तो मैं चुपचाप वापस लौट गया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। तो यहाँ पे कलाकार के दिल में, यानी कि सिरचन एक कलाकार ही था ना, इतना सुंदर चीजें बनाता था कि लोग उसे बुलाते थे, तो उसके दिल पर ठेस लग गई है, वह नहीं आ सकता, अब वह नहीं आएगा। क्योंकि कलाकार को अगर आप तारीफ करो तो वो और अच्छा करेगा, बेहतर, और अगर आप उसके काम में या उसके लिए कुछ कहो अनाप शनाप तो वो बुरा मान जाएगा और उसके दिल को ठेस लग जाएगी। ठेस लग गई तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। अब जो अधूरी छींक थी, बड़ी भाभी ने क्या किया, उस पर रंगीन छींट की झालर लगाने लग गई। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो कि यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि ये भी खराब नहीं लग रहा है, क्यों मानो। और मानो को पूछ रही है। मानो कुछ नहीं बोले। अब मानो क्या बोले, जैसा है वैसा सही बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। लेकिन मैं तो चुप नहीं रह सका, मैंने तो कह दिया अच्छा तो लग रहा है, लेकिन चाची और मंझली भाभी की नजर ना लग जाए इसमें भी। क्योंकि मेन कल्प्रिट तो चाची और मंझली भाभी के वजह से ही सिरचन जो है ऐसा चला गया हनहनाता हुआ, हिनहिनाता हुआ। ठीक है, तो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अब मानू को ससुराल पहुंचाने तो मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी। तो जब स्टेशन पर मैं सामान रखने गया तो वहां पर मैंने देखा कि मानू उस अधूरी चिक को बड़े ही संभाल कर जतन से वो लिए जा रही है, और अपने हाथ में मानू ने उस चिक को अपने हाथ में रख रखी है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। अब वो चिक से इतनी खुश तो नहीं थी, लेकिन क्या करे, लेकिन इस बात से मुझे अब सिरचन पर बहुत गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। अब लेखक को इतना गुस्सा आया कि जैसे चाची बोल रही थी वैसे इसका भी मन हो रहा था, लेखक का भी मन हो रहा था कि सिरचन को कोसूं, कामचोर चटोर की। वो कामचोर और चटोरी तो है, नहीं तो काम क्यों अधूरा छोड़े। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अब गाड़ी आई, सामान चढ़ा दिया। मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा देखा तो वो सिरचन दौड़ता हुआ आ रहा है प्लेटफॉर्म पर, और उसने कहा कि बबुआ जी, दरवाजे पर पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की यानी गुस्से वाले, क्या है ना। तो सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। तो उसने, सिरचन ने क्या किया था, पीठ पर कोई बोझा लदा हुआ था, तो वो उसने उतारते हुए कहा कि चलो दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मतलब मैं दौड़कर आ रहा हूँ, दरवाजा तो खोलिए, मानू दीदी को देखना है। मैंने दरवाजे खोल दिए। तो लेखक ने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी, मानू इतना ही बोल पाई, सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। अब मानू तो बेचारी क्या बोले ना, उसका तो मन पूरा, दिल पूरा टूट चुका था। लेकिन जब वो सिरचन सामने आया तो वो सिर्फ इतना ही बोल पड़ी, सिरचन दादा आप। तो सिरचन दादा ने क्या कहा कि उन्होंने कि ये मेरी ओर से सब चीजें है दीदी। मतलब सिरचन ने जो मानू के ससुराल में मंगवाया गया था ना, वो सारी चीजें सिरचन बनाकर ले आया था। और वो सिरचन अब मानू से कह रहा है कि ये मेरी तरफ से है दीदी, सभी चीजें हैं। क्या क्या चीजें थी? शीतल पाटी थी, चिक थी, एक जोड़ी आसन कुश की थी। कुश का आसन मतलब बैठने के लिए जो आसन यूज करते हैं वो। कुश यानी कि वो स्ट्रॉ का बना हुआ। और गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। गाड़ी तो चल पड़ी, मानू क्या करी, अब मोहर छाप की धोती तो दे नहीं पा रही है, जो कि उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था। तो मानू ने सोचा चलो उसके दाम ही निकाल कर दे दूं। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। सिरचन ने जैसे मानो जीभ दोनों दांतों के बीच में निकाल कर कहा कि माफ करो दीदी,
दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फुट फुट कर रो रही थी और मानू जोर जोर से रोने लग गई। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मतलब लेखक ने जब वो पोटली खोलकर देखी तो ऐसी कारीगरी की वो दंग रह गया कि ऐसी कारीगरी तो उसने आज तक कभी देखी ही नहीं है, पहली बार देखा। तो सोचो, एक कलाकार जहां उसके कला की कदर होती है वो वहां जाता है, और जहां उसकी कला की कदर नहीं होती वो वहां नहीं जाता है। लेकिन फिर भी कसम खाने के बाद भी उस बच्ची का दिल रखने के लिए उस कारीगर ने इतनी सुंदर कारीगरी की चीजें बनाई हैं। तो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो मेरा खत्म हो गया है। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके जो कृतियां हैं उसके तरफ। तो अब पहला हमारा क्वेश्चन है, ये सिर्फ आंसर्स हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ठीक है। पहला है कारण लिखो, ठीक है। कारण लिखो में पहला हमारा क्वेश्चन है, गांव के लोग अब सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए इसलिए नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकते हैं, तब पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका तो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है क्वेश्चन, ये यहाँ पर वाक्यों में उचित क्रम लगाकर लिखो। अब यहाँ पे जो है ये 4 सेंटेंस जो है क्रम में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ये आपको ऊपर नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखे हैं, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनानी सीखी है, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, संजाल पूरा करो। तो एक समय ऐसा भी था, क्या था? एक समय ऐसा भी कि सिरचन की मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे। लोग कहते थे एक दिन का समय निकाल कर चलो। लोग कहते अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। तो ये इस तरीके से ये लोग, एक समय ऐसा भी था जब सिरचन के बारे में लोग ये सब सोचते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट, सिरचन को लोग कहते, क्या कहते सिरचन को लोग? मुफ्तखोर और कामचोर, ठीक है। अब है नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम उसे बेगार कहते हैं। बांस की तीलियों से बना पर्दा उसे चिक कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है हमारा पहला है कि सिरचन को काम करने का ढंग ऐसा था, कृति है, सिरचन के काम करने का ढंग ऐसा था। कैसा था? एक एक मोती और पटेर की बड़ी जतन से कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। तो ये सिरचन के काम करने का ढंग था। नेक्स्ट, सिरचन का मेहनताना। सिरचन को क्या मिलता था इसके बदले में, काम के बदले में? पेट भर खाना और एकाध पुराना धुराना कपड़ा। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। तो यहाँ पे दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला सिरचन नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे चेंज करके दिया हुआ है। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है। तो ये जो अंडरलाइंड है ये आंसर पार्ट है, इसमें कुछ और लिखा हुआ था लेकिन ये आंसर है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको एक प्रॉपर आंसर पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा, सिरचन को आने वाले काम। सिरचन को कौन से काम आते हैं? पहला है मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक बनाना। तीसरा, सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना। और चौथा, भूसी चूनी को रखने के लिए मूंछ की रस्सी के जाले बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट, सिरचन जाति का यह है कारीगर, बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, मजदूरी। सिरचन को लोग यह भी समझते हैं चटोर। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवा गांव में और कोई नहीं कर सकता। काम की तन्मयता में बाधा पड़ने पर सिरचन की प्रतिक्रिया, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। यह सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं है, वह ऐसे कहता। मानू की विदाई के 1 सप्ताह पहले ही लेखक की माँ ने यह किया। क्या किया? काम के बदले नई मोहर छाप वाली धोती की बात की। सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया। मन लगाकर काम करने की हिकायत दी। ये जो है वापस से क्रम में लगाकर लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्रम में दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे दिए रहेंगे। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है।
रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर सिरचन चिक बुनने बैठा, मझली भाभी से रहा नहीं गया, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मझली भाभी का मुंह लटक गया। अब नेक्स्ट तीसरा है कारण लिखिए। क्वेश्चन है मझली भाभी का मुंह क्यों लटक गया। तो मझली भाभी का प्रस्ताव सुनकर सिरचन ने कहा कि बहुरिया, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती, मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। सिरचन की बात सुनकर मझली भाभी का मुंह लटक गया। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। मानू के दूल्हे ने मंगवाई थी, क्या क्या दूल्हे ने मंगवाई थी? 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियां। किसने किससे कहा? आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? लेखक ने माँ से कहा। अरे मछली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? लेखक ने माँ की मछली भाभी से कहा। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन ने लेखक की माँ से कहा है। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? चाची ने लेखक की माँ से कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिरचन को काम में मग्न होकर खाने पीने की यह न रहती। एक शब्द में लिखो उत्सुद। चिक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। सूप। मानो यह सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। पान। अरे मछली सिरचन को यह क्यों नहीं देती? बूंदिया। माँ ने तमक कर सिरचन से क्या कहा? ठीक है, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बात कुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। अब एक शब्द में उत्तर लिखो। सिरचन की छोटी चाची ने से मांगा गम कौवा जर्दा। सिरचन की घरवाली ने यह बुनी थी शीतल पाटी। अब दूसरा है आपका अगेन वापस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची कई कारणों से जली बुनी रहती थी सिरचन से, बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए थे, सातों तारे मन पड़ गए थे। कारण लिखो। पहला प्रश्न है मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। तो ये इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा लेखक ने सोचा? चाची ने सिरचन को बुरी तरह डांटा था। मैं जानता था कि सिरचन बड़ा स्वाभिमानी है। अब वह मानू के ससुराल के लिए चिक और शीतल पाटी बनाएगा भी या नहीं। ठीक है, फिर सातों रंग मंद पड़ गए, ये इसका कारण लिखो। सिरचन बड़ा स्वाभिमानी था, चाची ने उसे बुरी तरह डांटा तो वह उस चिक को जिसे उसने बड़े मन से बनाना शुरू किया था अधूरा ही छोड़ चला गया। अब किसने किससे कहा? यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों मानू? बड़ी भाभी ने मानू से कहा है। चाची और मछली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी लेखक ने बड़ी भाभी से कहा है। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं, सिरचन ने लेखक से कहा है। यह मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी, सिरचन ने मानू से कहा है। ये वापस एक क्रम में लगाने वाले हैं क्वेश्चन। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। मानू को ससुराल पहुंचाने में जा रहा था, मानू फूट फूट कर रो रही। मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। पहला है सिरचन से, सिरचन ने। तो किसने दांत से जीभ को काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए? सिरचन ने। और दूसरा है मानू, मानू आंसर चाहिए हमें, तो मोहर छाप वाली धोती का दाम कौन देने लगी? मानू। तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और इसकी जो कृतियां हैं वो पूरी खत्म हुई। स्वमत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।